फ्रेंड्स, आज देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आज, जो कि बोर्ड का पेपर का प्रेजेंटेशन किस तरह से होना चाहिए। प्रेजेंटेशन हमारा है ना, क्योंकि प्रेजेंटेशन के ऊपर ही जो है आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। दो इक्वल स्टूडेंट अगर है, समझो, जो बराबर उतना ही पेपर लिखते हैं, बट एक का प्रेजेंटेशन जो है काफी अच्छा है और एक प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देता है, तो टॉप वही करेगा जो प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। तो दैट्स व्हाई प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप देखते हो कि आप फॉर एग्जांपल एक चॉकलेट ही ले लो, आप चॉकलेट का रैपर किस तरह से उसको रैप किया हुआ है, उसके ऊपर उसकी वैल्यू जो है बढ़ती है ना। जितनी अच्छी पैकिंग रहेगी वो चीज की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती है। प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रहेगा उतनी उस चीज की वैल्यू जो है बढ़ जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए, और स्पेशली हमारे बोर्ड के बच्चों के लिए। तो आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना। जितने भी बोर्ड के बच्चे हैं, बोर्ड में जो बैठे हैं, उनको सबके साथ में ये वीडियो जो है आपको शेयर करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। क्या एग्जाम में करना चाहिए, क्या एग्जाम में नहीं करना चाहिए, किससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, किस चीज से आपके मार्क्स घटेंगे। तो दैट्स व्हाई बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। काफी ध्यान से देखिए और सबके साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलो चलते हैं, बोर्ड का पेपर कैसे लिखा जाए, कैसे प्रेजेंटेशन दिया जाए। ओके, सबसे पहले आपके पास फर्स्ट पेज होता है, ये है ना। फर्स्ट पेज पे सबसे पहले यहां पर होता है सेंटर नंबर। क्या होता है ये? सेंटर नंबर। तो यहां पे आपको जो सेंटर मिला है उसका प्रॉपरली आपको यहां पे नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 जो भी आपको नंबर रहेगा वो नंबर आपको प्रॉपरली यहां पर लिखना है। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है आपका जो है सीट नंबर आता है ना। उसके बाद आता है आपका यहां पर सीट नंबर। तो सीट नंबर भी जो है आपको प्रॉपरली यहां पर लिखना है। कितने डिजिट का होता है ये सीट नंबर? फॉर एग्जांपल सीट नंबर आपका यहां पर जो भी डिजिट का रहेगा वो आपको यहां पर लिखकर जो है सीट नंबर यहां पे नंबर्स में लिखना है, जैसे कि 1 0 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल के तौर पे। ओके, इसी को आपको जो है नंबर्स में लिखने के बाद इन वर्ड्स भी आपको लिखना होता है। क्या लिखना होता है? इन वर्ड्स। ओके, यही नंबर आपको क्या करना है? इन वर्ड्स भी लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी नंबर कितना है? 0 तो आप छोड़ ही दो। ये जो है कितना है? 12,345। तो आपको ये लिखना है 12,345। ओके, उसके बाद जो है आता है आपका कैंडिडेट सिग्नेचर। क्या आएगा यहां पे? उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर जहां पे आपकी XYZ आपकी जो है साइन आएगी। यहां पे जो भी आपकी साइन रहेगी, आपने प्रैक्टिस तो की होगी आपके साइन की, है ना, वो वाली साइन यहां पर आएगी। और उसके बाद जो है सुपरवाइजर का सिग्नेचर आएगा। जो भी वहां पे सुपरवाइजर रहेंगे वो यहां पे क्या करेंगे? सिग्नेचर उनकी करेंगे। तो यहां पे बिल्कुल भी आपको कुछ भी करना नहीं है, सबसे पहले याद रखो। ओके, सबसे पहला डोंट्स क्या है? यहां पे आपको कुछ भी करना नहीं। गलती से गड़बड़ में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? कैंडिडेट के जगह पे साइन करने के बजाय क्या करते हैं? सुपरवाइजर की जगह पे साइन करते हैं। जब आप सुपरवाइजर की जगह पे साइन करोगे तो सुपरवाइजर कहां पे साइन करेगा, है ना। तो दैट्स व्हाई आप बिल्कुल भी ध्यान से जो है ना, आपके कैंडिडेट की सिग्नेचर जहां पे दी है वहीं पे साइन करना, सुपरवाइजर की जगह पे साइन नहीं करना। तो वो बेचारा आके पूछेगा भाई मैं कहां साइन करूं अभी, है ना। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी चलते हैं। उसके बाद आता है आपका यहां पे पेपर। अभी जो है सब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद में नीचे आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। जो पेपर अभी आपका फर्स्ट होने वाला है, फॉर एग्जांपल मराठी का पेपर होने वाला है, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे मराठी लिखोगे, है ना। दैट्स व्हाई उसके बाद आएगा पेपर। पेपर यानी पेपर का नंबर। पेपर का नंबर फॉर एग्जांपल पेपर नंबर अभी मराठी का है तो पेपर नंबर 1 रहेगा,
है ना। तो पेपर नंबर 1, उसके बाद आएगा डेट। ओके, तो डेट, जो डेट पे आपका चालू है पेपर, वो डेट आप डाल देना। जैसे कि 1 मार्च रहेगा किसका, 1 मार्च 2024। ओके, उसके बाद में जो आता है लैंग्वेज ऑफ आंसर, है ना, लैंग्वेज ऑफ आंसर। लैंग्वेज ऑफ आंसर में जैसे कि मराठी मीडियम है तो मराठी लिखेंगे, है ना, हिंदी मीडियम है तो हिंदी लिखेंगे, उर्दू मीडियम है तो उर्दू लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी क्या करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश ही लिखेंगे। भले पेपर आप मराठी का लिख रहे हो, बट लैंग्वेज ऑफ आंसर आपका कौन सा रहेगा, जो भी आपका मीडियम है वो मीडियम लैंग्वेज ऑफ आंसर में आपका आएगा। ओके दोस्तों, तो उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं, मैं बाजू में लिख रहा हूं, सप्लीमेंट के लिए यहाँ पे आपको स्पेस दिया हुआ है। एक मेन कॉपी जो है उसने लिख के दिया है कि 1, आपके सप्लीमेंट जितने भी लगेंगे यहाँ पे, सपोज 2 सप्लीमेंट लगे, टोटल कितने हुए 3। अगर नहीं लगते हैं तो यहाँ पे आप क्या करो, 0 करो और यहाँ पे लिखो 1। ओके, लैंग्वेजेस में वगैरह आपको सप्लीमेंट्स लग सकते हैं, जरूरी नहीं लगाना ही चाहिए, अगर लग रहे हैं रेयरली तो ही लगेंगे वहां पे। ओके, तो यहाँ पे नंबर आएगा, आप जितना लिखोगे उतना ही आपका उसके अंदर मार्क्स भी बढ़ता है, बट प्रॉपरली लिखना बहुत जरूरी है और पॉइंट वाइज लिखना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि जिसने सप्लीमेंट लिए हैं उसी को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, जिसने नहीं लिए उसी को नहीं मिलेंगे। नहीं, सप्लीमेंट लेने वाले ने कितना प्रॉपरली लिखा है, कितना पॉइंट वाइज लिखा है, जो पॉइंट उस आंसर में आने चाहिए वो पॉइंट आंसर में है या नहीं है, उसके ऊपर मार्क्स डिपेंड करते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट्स जो है आपका हाफ मार्क्स कैरी करता है। तो पॉइंट वाइज, जैसे कि लैंग्वेज छोड़कर बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, आप साइंस 1 ले लो, साइंस 2 ले लो, यहां पे पॉइंट वाइज आंसर मैटर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं है वहां पे। जैसे कि लैंग्वेज छोड़कर बाकी सारे जो सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, है ना, तो इनमें जो है आपको पॉइंट वाइज लिखना जरूरी है। वहां पे ऐसे नहीं लिख सकते आप, ऐसे नहीं लिखना है वहां पे कि भर भर के आप लिख दिए नहीं, पॉइंट होना बहुत ही जरूरी है वहां पर। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो गया हमारा मेन पेज कंप्लीट। उसके बाद जो दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वगैरह, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, वो जो है एग्जामिनर करेंगे जब आपका पेपर चेक हो जाएगा। एग्जामिनर के लिए रखा गया है, वो मॉडरेटर के लिए, उसके बाद चीफ मॉडरेटर के लिए वहां पर वो कॉलम रखे जाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पेज। समझ में आ गया आपको क्या करना है? वापस से मैं बता देता हूं आपको, सेंटर नंबर प्रॉपरली लिखना है। आपका जो भी सेंटर मिला है आपको, आपके से जो ये है हॉल टिकट, उसके ऊपर आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद आपका सीट नंबर प्रॉपरली आप याद करके रखो, 2 बार देखकर इसको रीचेक करके डाल देना बराबर से। उसके बाद आपको इनवर्स में लिखना है कैंडिडेट सिग्नेचर, सुपरवाइजर का सिग्नेचर बिल्कुल भी अपने को नहीं करना है, बिकॉज वी आर कैंडिडेट। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, आपका जो भी पेपर रहेगा वो सब्जेक्ट लिखोगे आप, पेपर का नंबर डालोगे, डेट डालोगे और लैंग्वेज ऑफ आंसर। ये जो आएगा वो सबसे लास्ट में आएगा। प्रॉपरली लिख के नहीं रखना, पहले ही लिख के नहीं रखना कि नहीं भाई मुझे 2 पेपर 2 सप्लीमेंट लगने वाले हैं, नहीं, जब आप लोगे तभी लिखना है उसको। हम लोग मतलब ओवर कॉन्फिडेंस वहां पे दिखाना नहीं है, और ऐसे भी नहीं है कि 0 डाल दिया मैं तो लूंगा ही नहीं, ऐसे भी नहीं करना दोस्तों, क्योंकि लग भी सकता है आपको, है ना। आपने अच्छे से तैयारी तो की होगी, है ना, क्योंकि अभी तो बहुत ही कम दिन बचे हैं। आई होप आपकी सब तैयारी हो चुकी है और आप जो है काफी अच्छे से पेपर लिखने वाले हो। ओके दोस्तों, तो अब चलते हैं आंसर शीट के ऊपर। ओके, ये तो जस्ट क्या था, टाइटल था, पिक्चर तो अभी शुरू होने वाली है ना दोस्तों। तो सबसे पहले ये हो गया आपका आंसर का शीट। ओके, और यहां पे एक बॉक्स बना रहेगा। उसके बाद इस बॉक्स के ऊपर में भी कुछ बना हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर, और यहां पे कुछ ऐसे उन्होंने बॉक्स दे के रखे हैं। बट ये जो है आपके लिए नहीं है, ये बॉक्स जो है आपके लिए नहीं है, ये बॉक्स इसके लिए है जो एग्जामिनर चेक करने के बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कितने मार्क्स मिले, क्वेश्चन नंबर 2 में कितने मिले, 3 में कितने मिले, ये लिखने के लिए यहाँ पे ये एग्जामिनर के लिए है। आपको जो है उसके नीचे यहाँ पर जो है
बॉक्स मिलता है क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर यहां पे आपको लिखना क्या है, मेन क्वेश्चन नंबर। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर लिख रहे हो 1, ओके। देन उसके बाद में दोस्तों सबसे एक इंपॉर्टेंट टिप आपको यहां पे दे रहा हूं। क्या करना है आपको, यहां पर एक प्रॉपरली लाइन ड्रॉ करनी है, ओके, स्केल से। ओके, मेरी लाइन तो आड़ी तड़ी गई है, लेकिन आप बराबर जो है स्केल के साथ में आप जो है लाइन ड्रॉ करोगे। और आई सजेस्ट यू कि आप एक बड़ी स्केल खरीद के रख दो अभी से, क्योंकि छोटी स्केल खरीदोगे 2-2 बार उसको जो है आपको लाइन ये करनी पड़ेगी, तो उसके अंदर थोड़ा सा आगे पीछे होता है, नीट एंड क्लीनलीनेस दिखता नहीं है। एक ऐसी स्केल खरीदो जो बड़ी आती है ना, 30 सेंटीमीटर की कुछ आती है, तो उसको आप लेकर रखोगे तो प्रॉपरली आपकी लाइनिंग यहां पर हो जाएगी। ओके, उसने एक मार्जिन यहां पर दे के रखी है, एक मार्जिन उसने ड्रॉ करके रखी है दोस्तों। ओके, बट आई सजेस्ट टू कि आप यहां पे और एक मार्जिन ड्रॉ कर लो। वाई, क्या जरूरत है इसकी, बहुत जरूरत है इसकी, क्योंकि एग्जामिनर जो आपके आंसर चेक करेगा उसके मार्क्स यहां पे लिखता है। ओके, एग्जामिनर यहां पे उसके मार्क्स लिखता है कि जो आंसर में आपको जितने मार्क्स मिले वहां पर ये जगह जो होती है ये खास उसके लिए होती है। तो इसके लिए आप क्या करो, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 का ए लिख रहे हो, ए का जो है आप 1 लिख रहे हो, यहां पे आपको भी लिखने के लिए जगह चाहिए होती है, तो दैट्स व्हाई यहां पर भी आप एक मार्जिन ड्रॉ कर लो। ये काफी ब्यूटीफुल दिखता है, काफी अच्छा दिखता है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रेजेंटेशन आपका अगर रहेगा तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगने वाला है कि आपने उसका भी ख्याल रखना है यहां पे, है ना, कि उसको मार्क्स देना है। यहां पे आपने उसका ख्याल यहां पे रखा है, आपने उसके लिए जगह यहां पर छोड़ी है। तो ये हो गई सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। ओके दोस्तों, तो अब जो है आप लिखने वाले हो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि फिलअप होगा, ओके, तो आप बिल्कुल भी इस तरह से नहीं लिख सकते हो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 का फिलअप है, फॉर एग्जांपल XYZ, ओके, आपने अंडरलाइन कर दिया, नहीं, फिलअप ऐसा लिखा नहीं जाता। फिलअप पूरे सेंटेंस में होना चाहिए। पूरे सेंटेंस लिखने के बाद जो भी आंसर है वहां पर आपकी जो है यहां पे अंडरलाइन आनी चाहिए, जैसे कि ये आंसर है। ओके, पूरा लिखना चाहिए, जो भी वहां पे लिखा गया है ABCD जो भी लिखा गया है वहां पर वो लिखना चाहिए, उसके बाद उसका आंसर यहां पर आना चाहिए। ऐसे नहीं डायरेक्टली आप लिख सकते हो यहां पर, ठीक है ना। तो पूरा प्रॉपरली आप फिलअप का क्वेश्चन के साथ आंसर लिखोगे। कंप्लीट द सेंटेंस भी अगर आता है तब भी आप जो है पूरा का पूरा आप क्वेश्चन लिखोगे और उसके बाद आप आंसर लिखोगे दोस्तों, ठीक है ना। और एक बात, मैथ्स में बट ऐसे नहीं करना है हमें। मैथ्स में जो है डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 का आपका फॉर एग्जांपल डी है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, डी है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, सी है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, वापस डी आया। तो ऐसे आप मैथ्स में कर सकते हो, बट बाकी के सब्जेक्ट में जो है आपको फिलअप पूरे के पूरे लिखने हैं। कंप्लीट द सेंटेंस पूरा का पूरा लिखना है। ओके दोस्तों, और एक बात मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल एक फिलअप लिख दिया यहाँ पे, ओके, एक फिलअप आपने लिख दिया यहां पर, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करो ना, तो काफी ब्यूटीफुल दिखाई देता है। यहां तक मत जाओ, चाहिए तो आप यहां तक ही रखो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे आप यहां पर, उसके बाद भी यहां पर एक लाइन ड्रॉ करो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे, यहां पे एक लाइन ड्रॉ करो। क्वेश्चन नंबर 4 लिखोगे, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करो। तो ये फिलअप भी आपके काफी अट्रैक्टिव दिखेंगे, मार्क्स देने में एग्जामिनर को इजी जाएगा, है ना। तो काफी आपका ये पेपर अच्छा लगने वाला है, अच्छा दिखने वाला है, प्रेजेंटेशन काफी अच्छा लगने वाला है। ओके, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हर एक आंसर जो है आपको नए पेज से शुरुआत करनी है। बट सब क्वेश्चन अगर है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, ए के बाद बी है, आप सेम पेज पे लिख सकते हो, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा जो है इसको अलग बताने के लिए थोड़ा आप 1-2 लाइन छोड़कर इसको लिखो, या 1-2 लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे, ताकि समझ में आए कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का ए है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये बी है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहां पे अगर आता है मैचअप, यहां पे आएगा ए बी
ओके, कॉलम आएगा, फिर यहाँ पे लिखा रहेगा एक्स वाई जेड पी क्यू आर, जो भी यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे, यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस रहेंगे। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं सीधा, हाँ इसका मैचअप क्या है 3 है, इसका मैचअप कौन है 2 है, इसका क्या है, इसका 3 है, इसका 4 है। नो, इट इज रॉन्ग मेथड। इस तरह से मैचअप बोर्ड में एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली जो है आपको आंसर लिखना है, क्वेश्चन बिल्कुल भी कहीं पे भी लिखना नहीं है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बी का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 1, तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन था एक्स वाई जेड का आंसर था ए बी सी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पी क्यू आर, उसका आंसर था आर एस टी। ओके, जो भी उसका आंसर है ऐसे आप डैश करके उसको आपको लिखना है, और हो सके तो यहां पर भी लाइन आप ड्रॉ करो तो इट विल बी लुक बेटर। ओके, मार्जिन और जो है ईच एंड एवरी आंसर के बाद लाइनिंग होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका पेपर ऐसे उठ के दिखेगा, अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ पे प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद जो है मेन आंसर्स जो है हम लोग क्या करेंगे, नए पेज पर लिखेंगे। हर एक नया आंसर नए पेज पर हम लोग क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, है ना। कुछ डूज एंड डोंट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, आपको लिखना है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे जब आप फिलअप लिखोगे ना, तो यहाँ पे आपकी जो लाइन है वो लाइन के ऊपर ही आप अगर अंडरलाइन करोगे तो दिखेगा ही नहीं कि कहां पे फिलअप था, उसका आंसर कहां पे था। तो दैट्स व्हाई थोड़ा सा नीचे जो है अंडरलाइन करना, यहाँ पे भी एक करना, यहाँ पर भी एक करना, ताकि क्लियरली वो दिखाई दे। ओके दोस्तों, तो अब चलते हैं मेन आंसर पे, बड़ा वाला आंसर। ओके, बड़े वाले आंसर पे बड़े बड़े मार्क्स भी होते हैं, ये छोटे छोटे आंसर है, छोटे छोटे मार्क्स होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर कि ये मार्क्स कटते नहीं है, और बड़े वाले आंसर में मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, लेकिन हमें कटने देना नहीं है। एक ट्रिक बताता हूं दोस्तों आपको वहां पर कि आप क्या करो, बड़ा वाला जब भी आंसर आप लिखो ना, अब ये तो समझ में आ गया आपको मार्जिन वाला, तो इसको छोड़ दो अभी। अब जो है आपको इसी तरह से हर पेज पे आपको करते जाना है, जैसे कि ईच एंड एवरी आंसर न्यू पेज पे सब क्वेश्चन है तो उसके नीचे लिखो। उसके बाद जो है हर आंसर के बाद आपको लाइन ड्रॉ करनी है ना, और राइट साइड में मार्जिन, आपको हर एक पेज पे ये चीज आपको करते जाना है। अब जैसे कि आपने बहुत बड़ा आंसर लिख के रखा है यहाँ पे, अब एग्जामिनर को जो इतना बड़ा आंसर पढ़ना है ना, तो आप उसको जो है एक ट्रिक यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि आंसर में कुछ वर्ड काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हम लोग सोमत लिख रहे हैं, सोमत लिख रहे हैं तो ये सोमत जो है कौन से चैप्टर का है वो इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक या लेखिका कौन है ये इंपॉर्टेंट है। तो वो जहां पर भी आपने लिखा है वहां पे, जैसे कि वो चैप्टर का नाम आपने लिखा है, वो लेखक या लेखिका का नाम लिखा है आपने, वहां पे आप क्या करो, अंडरलाइन ड्रॉ करो। उसके अंदर का मेन टॉपिक जो है, मेन जो मुद्दा है उसके अंदर का, उसको आप हाईलाइट करो। हाईलाइट मींस पेन से या पेंसिल से, हाईलाइट मतलब हाइलाइटर से हाईलाइट नहीं करना दोस्तों। ओके, जस्ट क्या करना है, उसको आपको अंडरलाइन करना है, ताकि एग्जामिनर को तुरंत पता चले कि आपने कौन से पॉइंट्स वहां पर डाले, कौन सा मेन पॉइंट जो था वो आपने लिखा जरूर है उसके अंदर। तो एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होगी, वो पॉइंट्स तुरंत आपको दिखाई देगा, तो एग्जामिनर को जो है चेक करने में काफी इजी जाता है। ओके दोस्तों, ये एक पॉइंट याद रखना। दूसरा एक मैंने पॉइंट्स बना के रखा है कि अंडरलाइन द मेन वर्ड्स, ये तो हो गया। फॉन्ट साइज दोस्तों, फॉन्ट साइज मींस जो है आप जो है काफी छोटा भी नहीं लिखना कि उसको माइक्रोस्कोप लेके देखना पड़े, और काफी बड़ा भी नहीं लिखना कि उसको आके फाड़ फाड़ कर देखना पड़े। बराबर जो है फॉन्ट आप इस्तेमाल करना है यहाँ पे, कि जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे माय नेम इज राज, नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो दोस्तों यहां पर आप प्रॉपरली लिखना जरूरी है, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे लिखूं माय नेम इज राज, उसको तो टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप लेके देखना पड़ेगा, इतना छोटा आप लिख रहे हो, है ना। और इतना बड़ा भी नहीं कि माय नेम इज राज, इतना बड़ा भी नहीं। और दूसरी बात, ऐसे मिक्सअप करके नहीं लिखना कि क्या लिखा है वो पता ही नहीं चले। माय नेम इज, अरे मैंने नेम तो लिखा ही नहीं यहाँ पे, माय नेम इज
कहां पे नेम लिखा है, कहां पे क्या लिखा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है वहां पे, है ना। एग्जामिनर इतना दिमाग नहीं लगाएगा वहां पे अपना कि क्या आपने लिखा है, वो इतना वहां पे सोचते नहीं बैठेगा। अगर उसको नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो सीधा क्या करेगा, रॉन्ग करेगा दोस्तों। फिर इसके लिए जो है आपने आंसर राइट भी लिखा रहेगा, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो रॉन्ग ही करने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपने क्या लिखा है उसको समझ में ही नहीं आ रहा है वहां पे। तो प्रॉपरली वो वर्ड समझ में आना बेहद जरूरी है। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यू कि आप अगर लिख सकते हो सेपरेटली तो सेपरेटली ही वर्ड्स को आप लिखो। अगर नहीं, ऐसे नहीं मैं कह रहा हूं कि आप मिला के नहीं लिखना, बट मिला के भी जब लिख रहे हो आप तो भी उसको ईच एंड एवरी वर्ड डिस्टिंग्विश करने आना चाहिए कि आपने यू लिखा है या ए लिखा है, वो समझ में आ जाना चाहिए। क्या आप बोलोगे नहीं मैं तो ऐसे लिखता हूं, यू को ए की तरह लिखता हूं, नहीं आप लिखते हो वो नहीं चलेगा। जो होता है वहां पे एक्चुअल में, जो रहना चाहिए वहां पे एक्चुअल में, वही आपको भी लिखना है दोस्तों, कि वो सबको पढ़ने आना चाहिए, पढ़ने में आसानी होनी चाहिए। नॉट वेरी स्मॉल, नॉट वेरी बिग, इट शुड बी प्रॉपर। और दोस्तों एक चीज का ख्याल रखना, बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं कि बहुत मिला मिला कर लिखते हैं, जैसे कि स्पेस नहीं छोड़ते, माय नेम एकदम साथ साथ में लिखेंगे, जैसे कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा वर्ड कहां पे खत्म हो रहा है, कौन सा वर्ड कहां पे शुरू हो रहा है। तो प्रॉपर स्पेसिंग भी बहुत जरूरी है। मैंने यहां पे स्पेस बताने के लिए ये किया हूं डैश, अब ईच एंड एवरी वर्ड के नीचे डैश नहीं लगाना दोस्तों, ठीक है ना। मैंने बस आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि स्पेस होना, प्रॉपर स्पेस होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि एक में कम है, एक में ज्यादा है, एक में कम है, ऐसे नहीं, प्रॉपर स्पेसिंग होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर स्पेसिंग रहेगा तो वो पेपर आपका बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। ओके, और जैसे कि हम लोग लैंग्वेज की बात कर रहे थे, सबसे पहला पेपर तो हमारा मराठी है, तो दैट्स व्हाई यहां पे जो है आप जब भी कुछ लिखो, जैसे कि माझे नाव राज आहे, बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं ऊपर लाइन ही नहीं ड्रॉ करते, तो लाइन ड्रॉ करना बेहद जरूरी है। माझे नाव राज आहे, फुल स्टॉप आना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स काफी आप जो है फॉन्ट का ख्याल भी रखना, स्पेस बराबर बिल्कुल ज्यादा ना कम, प्रॉपर स्पेस उसके बीच में देना, हर एक वर्ड्स के बीच में। और एक बात नेक्स्ट, जैसे कि अभी आप क्या नहीं करना चाहिए वो बात का ध्यान रखो। ओके, क्या करना चाहिए मैंने बता दिया आपको, अभी क्या नहीं करने का है वो भी ध्यान रखो। जैसे कि आपने फिलअप लिखा, फिलअप नंबर 1 जिसका आपने आंसर लिखा एक्स वाई जेड, ओके, पूरा यहाँ पे सेंटेंस लिखा आपने, बट आपको याद आया कि इसका आंसर एक्स वाई जेड तो नहीं था, वो तो एबीसी था, तो आप क्या करोगे, कट करके यहां पे लिखोगे। बट यहां पे जो है बोर्ड में फर्स्ट आंसर ही कंसीडर किया जाता है, फर्स्ट आंसर ही कंसीडर किया जाता है दोस्तों, ये बात का ख्याल रखना कि इसलिए मेक श्योर, पहले आप श्योर हो जाओ कि इसका आंसर यही है फिलअप का, तभी आप उसका आंसर लिखना। बाद में आप उसको चेंज करोगे तो वो चेंज किया हुआ आंसर अगर राइट भी अगर है तो भी वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो रॉन्ग किया हुआ आंसर है जिसको आपने कट किया है वही आंसर कंसीडर किया जाता है। तो दैट्स व्हाई पहले आप श्योर हो जाओ कि यही आंसर इसका है तभी आप लिखना, अदरवाइज उसको आप छोड़ दो, जब आपको आंसर याद आएगा तब आप आंसर उसका लिख देना। ओके, और नंबरिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो यही है कि आप जैसे कि आपको वो आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ देते हो, लेकिन फिर आप कैसे करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है आपको, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखना चाहिए आपको, यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखना चाहिए। आप क्या करते हो, ये तो आप पहला वाला लिख रहे हो ना, आपका तो आंसर पहला है, तो आप क्या करते हो 1 लिखते हो और वो आंसर लिख देते हो, बट एक्चुअल में वो आंसर जो है, वो क्वेश्चन जो है वो कौन सा था क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन नंबर 2 था। भले आपने यहाँ पे क्वेश्चन आपका वो आंसर नंबर 1 है, बट वो नहीं लिखना है आपको, आपका आंसर नंबर कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, आपके क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन कितने नंबर पे है वो लिखना जरूरी है। जैसे कि आपका आंसर नंबर 1 भी रहेगा लेकिन आप किसका आंसर लिख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख रहे हो, तो दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ही डालना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे गलती कर देते हैं, और जब आपका क्वेश्चन नंबर रॉन्ग तो आंसर भी अगर राइट है तो आंसर भी रॉन्ग। तो दैट्स व्हाई इसके ऊपर बहुत ध्यान रखना कि आप कौन सा आंसर लिख रहे हो, वही नंबर आपको वहां पे डालना है। आप क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं लिख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख रहे हो
तो आप वहां पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। भले आपका वो आंसर 1 है बट उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? जो क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन कितने नंबर पर है उससे अपना मतलब है। तो दैट्स वाई बस वही नंबर आपको यहां पर डालना है। बहुत से स्टूडेंट यही गलती करते हैं बट दोस्तों आपको ये गलती करना नहीं है। ओके, ये बहुत बड़ा डोंट्स है, इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। आंसर जो है जिसका लिख रहे हो वही क्वेश्चन नंबर यहां पे आपको फिल करना है। आपका आंसर भले वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर में वो आंसर कितने नंबर पे है, वो क्वेश्चन कितने नंबर पे है, वही आपको वो लिखना है। ओके, उसके बाद जो है ओवरराइटिंग बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कि आपने कुछ लिखा है यहाँ पे ABC लिखना था आपको, यहाँ पर क्या लिखना था? फॉर एग्जाम्पल R लिखना था, तो इसी को आप R बना रहे हो, इसी को R बना रहे हो, इसी को R बना रहे हो। नहीं, ऐसे मत करो, सीधा एक स्ट्राइक करो। बड़े वाले आंसर की बात कर रहा हूं मैं। ओके, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं चलेगा, फिलअप पे नहीं चलेगा। बड़े वाले आंसर में डायरेक्ट आप एक स्ट्राइक करो। इसको ऐसे भी नहीं कि जितना कि ऐसे ऐसे कट 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 किया पेपर फटने तक, ऐसे भी बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। ओके, जस्ट एक जो है आप क्या करना है, ABC था तो यहाँ पे गलत हो गया, वो क्या लिखना था? ARC लिखना था। एक कट करके जस्ट आप आगे लिख दो उसको। ओके, पेपर फाड़ना बिल्कुल नहीं। ओके, और बहुत से स्टूडेंट सबसे पहले ही क्या करते हैं, बहुत जोश में आ जाते हैं। पहले मैंने बोला कि जैसे कि मार्जिन खींचो, तो मार्जिन सीधा ऐसे लिया और ऐसे खींचा जोर से। ओके, ऊपर की तो मार्जिन आ जाएगी, नीचे का पेपर फट जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, ठीक है, एकदम प्रॉपरली ध्यान से जो है शांति से पेपर सॉल्व करना है, गड़बड़ नहीं करना है। कोई भी पेपर ही तो लिखना है, दूसरा क्या काम करना है? आप 10 साल से लिख रहे हो, अभी भी वही करना है आपको, कोई दूसरा काम और थोड़ी ना करना है। तो बोर्ड है बराबर, बट ऐसा कोई एकदम कोई हॉरिबल थिंग नहीं है जिससे में आप गड़बड़ करोगे, ये करोगे। डरना तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि तैयारी तो हो चुकी है आपकी। तो डर किस बात का है? एकदम आराम से रिलैक्स होकर कॉन्फिडेंटली आपको लिखना है ना। तो चलो चलते हैं अभी आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट राइट क्वेश्चन। बहुत सारे फ्रेंड्स तो क्या करते हैं कि मेरी आंसर शीट भरी भरी लगनी चाहिए, बहुत मैंने लिखा हुआ है, ऐसे दिखना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि क्वेश्चन भी लिख देता हूं कि क्वेश्चन भी है इसका ये, फिर उसका मैं यहां पे लिख रहा हूं आंसर भी है इसका ये। नहीं, क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल भी लिखना नहीं है। प्रॉपर उसका नंबर जरूर डालना है, नंबर डालना है बस, क्वेश्चन लिखने का बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत लेंदी लगे, अच्छा लगे कि मैंने बहुत लिखा है। एग्जामिनर को मालूम है कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा आंसर है। आंसर कितना लिखा है वो ये देखेगा, क्वेश्चन क्या लिखा है ये नहीं देखता है वो। और क्वेश्चन लिख के उसको कंफ्यूज मत करो आप अननेसेसरी, क्वेश्चन तो लिखना है ही नहीं हमें। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आपको मैंने बताया है कि बहुत सारे स्टूडेंट कैसे करते हैं, यहां पे बस आपको नंबर लिखना है ना। आप वहां पे क्या करते हो, क्वेश्चन भी लिखा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अरे आप आंसर ही लिख रहे हो, वापस आंसर क्यों लिख रहे हो? आंसर लिखना नहीं है, वो आंसर ही है, मालूम है उसको। आपको ये आंसर शीट ही मिली है, क्वेश्चन शीट थोड़ी मिली है जिसको आप आंसर लिख के बता रहे हो कि हाँ ये आंसर है। क्वेश्चन तो लिखना है ही नहीं ना, अपने को जो मिली है वो आंसर शीट है। तो आंसर ANS वगैरह या उत्तर, ऐसे उत्तर करके ऐसे लिखने का बिल्कुल भी नहीं है। वो सारे के सारे उत्तर ही है, प्रश्न तो लिख रहे हैं नहीं ना हम लोग, है ना। तो वहां पे वो चीज नहीं करना। उसके बाद टाइम दोस्तों, विद इन अ टाइम आपका पेपर कंप्लीट होना बहुत ही जरूरी है। सो डू नॉट वेस्ट, मिनट तो नहीं बोलूंगा, इवन सेकंड ऑल्सो आप वेस्ट मत करो। देखो पेपर का सीधा सीधा फंडा है कि जितना मार्क्स है आप 1 मार्क्स के लिए मैक्सिमम 2 मिनट ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ओके, जैसे कि आप 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट भी अगर लोगे तो भी आपका पेपर टाइम के पहले कंप्लीट हो जाएगा। और टाइम के पहले कंप्लीट होने के बाद एक फायदा ये रहता है कि आप आपके आंसर वापस से रीड कर सकते हो, कहां पे कुछ गलती तो नहीं हुई है, कहां पे कुछ छूटा तो नहीं है, जो चीज आती है मैंने फिर भी मैंने देखी नहीं है, मेरे नजर से चूक गई हो, लिखने का रह गई है, तो वो आंसर आप दोबारा से लिख सकते हो। तो दैट्स व्हाई डू नॉट वेस्ट योर टाइम इवन अ सेकंड आल्सो। ओके, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इधर उधर तो देखना है ही नहीं, क्योंकि काफी स्ट्रिक्ट रहता है। तो आप इधर उधर देख के ये करके कि किसका पेपर कितना हुआ, मेरा कहां चल रहा है, ये कुछ भी नहीं।
हमारे को बस हमारे पेपर पे कॉन्सेंट्रेट करना है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। मैंने जैसे बोला कि आपको 1 मार्क्स के लिए मैक्सिमम आप 2 मिनट लगाओ, और तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जैसे कि फिलअप में आपको 1 मार्क्स के लिए तो 2 मिनट वहां पे लगना नहीं है। ये जो टाइम आपका बच रहा है, जैसे कि आपका विद इन अ मिनट के अंदर ही वो सेकंड हो जाता है, ये टाइम आप जो है बाद में लास्ट जो बड़े वाले आंसर्स होते हैं वहां पे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, वहां पे ये काम आने वाला है। ऐसे नहीं कि मैंने बोला है कि 2 मिनट लगने वाला है तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का फिलअप लिख दिया, जब तक मेरा 2 मिनट नहीं होगा मैं लिखूंगा नहीं, चुप बैठूंगा। ऐसे नहीं, आपको लिखना है, आगे लिखते लिखते जाना है। वो टाइम आपका जो है आगे जो है यूज होगा वहां पे। अगर आपको सोचने में, जैसे कि निबंध लिखना है, निबंध लिखने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, जैसे लेटर राइटिंग लिखना है उसमें भी आपको टाइम ज्यादा लग जाता है, तो वो है तो 5 मार्क्स का लेटर राइटिंग वगैरह 5-6 मार्क्स का, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है। तो ये जो टाइम आपका बच रहा है फिलअप वाला, मैचअप वाला, है ना, ऑड मैन वाला, वो वहां पे काम आएगा, बड़े वाले आंसर्स लिखने में काम आएगा। सो डू नॉट मेक मिस्टेक इन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, टाइम मैनेज करना आना चाहिए आपको, तभी जाके आपका पेपर पूरा हो सकता है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, सर मुझे तो वो आंसर आता भी था लेकिन क्या करूं, टाइम ही नहीं मिला। टाइम नहीं मिला, नहीं, टाइम तो आपको मिला है। आपको पता है ना कि इतना मिनट में आपका पेपर, इतने आवर्स में आपको पेपर कंप्लीट करना है, तो आप पहले ही मैनेज करो टाइम को, कितने सेकंड कितने मिनट्स कौन से आंसर को अपने को देने है, तो आराम से आपका पेपर हो जाएगा। आपका रीड आउट भी हो जाएगा पेपर लिखने के बाद। आपके मिस्टेक्स वगैरह कुछ होंगे तो आप उसको जो है रेक्टिफाई भी कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों इन सारी बातों का आपको ख्याल रखना है। आई थिंक सो मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स जो है यहाँ पे कवर किए हैं। आपको पहला पेपर कैसे फील करना है ये भी मैंने बताया है, मार्जिन कैसे लेनी है ये भी आपको बताया है, क्या क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है ये भी सब सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। फिर भी आपको अगर किसी चीज में और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स करो, मैं जरूर उसको बताऊंगा। और सेपरेटली आप, अगर आपको चाहिए कि नहीं सर मुझे पूरा मराठी का आप अलग से बताओ पेपर कैसे लिखना है, मुझे हिंदी का आप बताओ, मुझे इंग्लिश का बताओ, मैथ्स का बताओ, साइंस का बताओ, तो आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। बट आपको जो है कमेंट में डालना है कि आपको कौन से चैप्टर का, कौन से सब्जेक्ट का आपको पेपर आपको पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं वो भी बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों प्रॉपरली प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है, और आई थिंक सो ये वीडियो देखने के बाद आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन करोगे और जिससे आपके मार्क्स जो है काफी बढ़ने वाले हैं, परसेंटेज आपके बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों में, अपने जो है रिलेटिव्स में, सब में, ये जो भी बोर्ड में है उनको ये वीडियो शेयर करो। और जो 9th में वगैरह भी हैं वो भी इस तरीके से अगर प्रेजेंटेशन अपने पेपर में अगर करेंगे तो उनके लिए बहुत बेटर होगा, उन्हें एक हैबिट हो जाएगी। तो अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसे नहीं सिर्फ 10th वालों को ही देना है, 10th वालों को तो जरूर देना ही देना है ये वीडियो, बाकी भी स्टूडेंट जो हैं उनको भी इस तरह से लिखने के लिए आप गाइड कर सकते हो, उनको वीडियो शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ इसको लिख सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।